हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने चार्ज क्या होता है उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके थे। बच्चों, आज की क्लास में भी हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वार्क्स पार्टिकल क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, एंड देन फिर हम सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर लिया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज की क्लास में हम चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है उनको एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कल डिस्कस कर चुके थे कि चार्ज इज क्वांटाइज। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ बच्चों। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू एनी का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख चुके थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर हो ही चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आज की क्लास में आप ये देख भी पाएंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन में कि बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हम चार्ज जो है एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज की ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। बच्चों, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसीलिए अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो आपको इसका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है, यानी विद प्रॉपर साइन। तो चार्ज के एडिटिव प्रॉपर्टी आपको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। सपोज किसी बॉडी ए पर कुछ +10 कूलाम का चार्ज है और किसी बॉडी बी पर कुछ -12 कूलाम का चार्ज है। अब अगर इस समय आपसे सिस्टम का नेट चार्ज पूछा जाए तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा बच्चों? QA + QB, यानी कि चार्जेस को विद प्रॉपर साइन आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो +10 -12 यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम का? -2 कूलाम। बच्चों, कल भी आपने देखा था, हमने एक क्वेश्चन किया था, बॉडी पर पहले से -10 कूलाम का चार्ज था, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कारण उस पर कुछ +4.8 कूलाम का चार्ज आ गया। तो हमने क्या कहा कि बॉडी पर फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? -10 + 4.8 ऐसे करके हमने -5.2 कूलाम का चार्ज वहां पर बताया था। पिछले लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये चार्ज की एडिटिव नेचर के बारे में आपको यहाँ पर इंडिकेट करता है। अब बच्चों, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। ऑलमोस्ट ये चीज भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जहां मैंने क्वांटाइजेशन में आपको बताया था कि रबिंग करने के पहले भी हमने देखा कि सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, और रबिंग के बाद जब दोनों बॉडीज पर चार्ज आ गए थे -E और +E, तब भी सिस्टम का नेट चार्ज 0 ही रहा था। तो बच्चों, चार्ज कंजर्व रहता है। इसका स्टेटमेंट ये बोला जाता है कि इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। However, redistribution of charge can take place within the system। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, मगर सिस्टम के विद इन जो बॉडीज हैं उनके बीच में उस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे कल आपने देखा था, दोनों बॉडीज इनिशियली अनचार्ज थी, फिर रबिंग करने पर उन पर -E + E का चार्ज आ गया, लेकिन सिस्टम का ओवरऑल चार्ज पहले भी 0 था और बाद में भी 0 रहा था। तो चार्ज कंजर्व रहेगा बच्चों, आपको हर जगह इसका यूज होता आगे नजर भी आएगा। सिंपल शब्दों में आप इसको वही बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। मगर कंजर्व का मतलब क्या है आपको अच्छे से पता है, सिस्टम का चार्ज यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगा। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आप आगे जाके कूलम्बिक फोर्स में इसका एक्सप्लेनेशन भी जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, मगर अभी के लिए हमें ध्यान रखना है बच्चों, जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनको कहा जाता है लाइक चार्जेस। तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके बीच में रिपल्शन होता है। और जो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इनको हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। अगली प्रॉपर्टी पॉइंट को बच्चों ध्यान से सुने, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी बॉडी पर चार्ज नहीं हो मगर मास हो तो दैट इज पॉसिबल, पर अगर आप कह रहे हो कि किसी बॉडी पर चार्ज तो है मगर मास नहीं है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी सिंपल शब्दों में बोलूं तो चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो 100% उसका मास होगा ही होगा। बच्चों, इसके पीछे का कारण मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। कल हमने ये जाना था कि जो भी बॉडीज पे चार्ज आ रहे हैं
वो बेसिकली आपके चार्ज पार्टिकल्स के इम्बैलेंस के कारण आ रहे। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब जो हमने एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स की बात करी थी, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टोटल प्रोटोनिक चार्ज के इम्बैलेंस के कारण चार्जेस आ रहे थे। अब बच्चों आप एक बार बताओ, किसी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर प्रेजेंट है तो यानी उसमें मास प्रेजेंट होगा, और इसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, हाउएवर मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। तो बच्चों ध्यान रखना है, चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको यहां डिस्कस करके बता देते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने इस तरह से। पहला ऑप्शन है Q0 M0, जिसका मतलब है चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है Q नॉन जीरो मास जीरो, इसका मतलब ये है कि बॉडी पे चार्ज तो है मगर मास नहीं है। तीसरा है Q नॉन जीरो M नॉन जीरो, इसका मतलब चार्ज भी है और मास भी है। और चौथा कह रहा है कि Q0 M नॉन जीरो, इसका मतलब है चार्ज नहीं है मगर मास है। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक एक करके इनको डिस्कस करें तो सबके हमारे पास एग्जाम्पल भी है। सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिए इधर, बॉडी पर चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है, 100% ये पॉसिबल है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोटोन। बच्चों फोटोन के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, लाइट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 है इसलिए फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन Q नॉन जीरो M जीरो, यानी बॉडी पर चार्ज तो है मगर मास नहीं है। बच्चों अभी भी बताया था आपको ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसीलिए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब सी वाले की बात करते हैं, बॉडी पर चार्ज भी है मास भी है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, या कोई भी आप चार्ज पार्टिकल का एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है मास भी होता है, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए, बॉडी पर चार्ज नहीं है मगर मास है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, इसमें आप समझ ही पा रहे होंगे, ये भी पॉसिबल हो गया है हमारा। बॉडी पर चार्ज नहीं है मगर मास है, एनी न्यूट्रल बॉडी या कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के केस में आप जानते हैं न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है मगर मास होता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहां आपने देखा इन चारों में से हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी वाला, चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। अब आगे की बात और ध्यान से सुने बच्चों, 7th नंबर प्रॉपर्टी पॉइंट क्या है यहाँ, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम वेलोसिटी एक्सेट्रा। बच्चों चार्ज में किसी तरह का रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं आता। हायर स्पीड पर चार्ज आपका किसी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। आप भले किसी बॉडी को इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करें, उसका चार्ज सेम ही रहने वाला है। आप उस बॉडी की स्पीड भले कितनी हो, बहुत कम हो बहुत हाई स्पीड हो, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, तब भी चार्ज में किसी तरह का कोई रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं होता है। अब बच्चों इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां हम कई बार उलझ जाते हैं। एग्जांपल दिया जाता है आपको स्पेसिफिक चार्ज का। स्पेसिफिक चार्ज Q/m को कहा जाता है, किसी भी पार्टिकल के चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। अब बच्चों क्या होता है कि जब पार्टिकल लो स्पीड पे मोशन कर रहा होता है, तो जैसा मैंने आपसे कहा चार्ज तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इस समय Q तो क्या रहता है, कांस्टेंट, और साथ में लो स्पीड्स पर पार्टिकल के मास में भी कोई रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं आते हैं, यानी मास भी क्या रहता है, कांस्टेंट। और अगर Q भी कांस्टेंट है मास भी कांस्टेंट है तो पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मगर ट्विस्ट कब आता है, जब पार्टिकल हाई स्पीड पर मोशन करने लगता है। बच्चों हाई स्पीड से मतलब है यहाँ कि जिस समय पार्टिकल की जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चली जाती है, उस ऑर्डर की चली जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि अभी भी चार्ज तो आपका क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। चार्ज में अभी भी कोई रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं आएगा, मगर अब मास में रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आने लगते हैं। बच्चों मास का रिलेटिविस्टिक वेरिएशन का फॉर्मूला आप थोड़ा बहुत शायद जानते होंगे, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। यहाँ m0 रेस्ट मास को कहा जाता है। अब आप देख पा रहे इस एक्सप्रेशन में अगर v c के कंपेरेबल ऑर्डर का है तो v बढ़ाने पर ये मास m बढ़ेगा। आपके Q/m के फॉर्मूले में Q कांस्टेंट रहा, मगर अगर मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज पर क्या असर पड़ेगा, तो जवाब है स्पेसिफिक चार्ज यहाँ डिक्रीज होगा। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल यहाँ इसीलिए डिस्कस किया है, कई बार स्पेसिफिक चार्ज वर्ड आता है तो हम समझते हैं कि ये भी कोई चार्ज है और चार्ज में तो कोई वेरिएशन आता ही नहीं है, मगर आप समझ गए होंगे स्पेसिफिक चार्ज के अंदर Q/m है, नीचे मास भी है
और मास में हाई स्पीड पर रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आते हैं, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज भी रिलेटिविस्टिक वेरिएशन शो करता है। तो छोटी सी बात ये आपको ध्यान रखनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज थी चार्ज की जिनको बच्चों हमें क्लियर रखना है। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों क्वार्क्स पार्टिकल्स का। क्वार्क्स पार्टिकल्स क्या होते हैं? बच्चों अभी तक के अगर हम अपनी साइंस की बात करें, जितना आप इस लेवल पर जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनको कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। हम यही मान के चलते हैं, हमें लगता है कि इससे ज़्यादा सब पार्टिकल्स के बारे में हमें पता नहीं है। मगर बच्चों जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होता गया तो हमने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सब पार्टिकल्स खोज निकाले हैं, और वही सब पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये आपके क्वार्क्स पार्टिकल जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आप ये कह सकते हैं ये उनके सब पार्टिकल्स है। अब जो क्वार्क्स पार्टिकल्स वैसे तो 6 तरह के होते हैं, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग हम इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 2 कैटेगरी क्या है? एक कहलाते हैं अप क्वार्क्स और एक कहलाते हैं डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स का चार्ज होता है +2e/3, डाउन क्वार्क्स का चार्ज होता है बच्चों -e/3। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किसी प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन बताइए, तो कैसे बताएंगे? इधर देखिए, एक प्रोटॉन जो होता है बच्चों वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो 2 अप क्वार्क का चार्ज कितना होगा? 2 इंटू प्लस के 2e/3। एक डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होगा? 1 इंटू -e/3। और यहां से आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, प्रोटोनिक चार्ज +e आपको मिल रहा है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? UUD। UUD का मतलब क्या है? 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है प्रोटॉन। अब जैसे आपने प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन बताया, अगर ऐसे आपसे न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन पूछा जाए तो बच्चों न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन क्या होगा? एक न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो 2 डाउन क्वार्क का चार्ज कितना हुआ बच्चों? 2 इंटू -e/3। एक अप क्वार्क का चार्ज कितना हुआ? 1 इंटू प्लस 2e/3। और आप ऐड करके देख सकते हैं, यहां से न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हमें मिल रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? DDU, यानी 2 डाउन और 1 अप। बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है क्वार्क कंपोजिशन, केवल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं का क्वार्क कंपोजिशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा नोट का पॉइंट है बच्चों, और वो क्या है कि ये जो क्वार्क्स पार्टिकल है, क्वार्क्स पार्टिकल हैव देयर चार्जेस इन फ्रैक्शन, हेंस दे सीम टू वायलेट द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, but it is not so, as these particles are highly unstable and always exist in pair। कहने का मतलब यह है कि क्वार्क्स पार्टिकल के चार्ज को जब हम ध्यान से देखते हैं, जैसे डाउन क्वार्क या अप क्वार्क के चार्ज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक तो ये चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और दूसरी बात मैंने आपको कल ही बोला था कि क्वांटा ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये तो दोनों E से छोटे चार्जेस हैं यहाँ पर। तो क्या क्वार्क्स पार्टिकल क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन कर रहे हैं? तो हमने यहाँ जवाब दिया है। देखने में एक बार ऐसा लगता है कि इनका चार्ज फ्रैक्शन में है और इसका मतलब ये क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है बच्चों। ये पार्टिकल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं और नेचर में हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे प्रोटॉन अकेला मिल सकता है, न्यूट्रॉन अकेला मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन अकेला मिल सकता है, लेकिन कभी आपको अकेला अप क्वार्क या कभी आपको अकेला डाउन क्वार्क पार्टिकल मिलेगा ही नहीं। ये जहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, और पेयरिंग भी इस तरह से करेंगे कि जो आपका टोटल चार्ज बनेगा वो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल ही होगा। जैसे आपने देखा बच्चों अभी प्रोटॉन में क्या हुआ था कि 2 अप और 1 डाउन, तो इस तरह का कुछ कंपोजिशन क्रिएट करते हैं कि जो टोटल चार्ज आता है वो हमेशा क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डेंस में आएगा। तो बस ये ध्यान रखना है बच्चों अपन को कि क्वार्क्स पार्टिकल जो है वो भी क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन नहीं करते। क्वांटाइजेशन रूल के लिए हमारे पास कोई एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी क्वार्क्स के बारे में, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बच्चों आगे बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग। हमारा एक हेडिंग चल रहा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और उसमें सबसे पहले हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 बॉडीज को आपस में रब करके हम चार्ज लेकर आते हैं। अब बच्चों दूसरा मेथड जो है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहली बात यह है, इसमें भी 2 बॉडीज का फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, इसीलिए इसको चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या चार्जिंग बाय कनेक्शन भी कहा जाता है। कॉन्टैक्ट से मतलब है आप 2 बॉडीज को आपस में टच करके भी चार्ज ला सकते हैं। कनेक्शन से मतलब ये है कि दोनों बॉडीज को अपनी अपनी जगह पे रखें और उनको अगर एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है।
तो यहाँ फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। बच्चों थोड़ा बहुत हो सकता है आपने कंडक्शन नाम पहले सुना हो, होपफुली 11th क्लास में जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उसी में से एक हीट ट्रांसफर का मोड आपका कंडक्शन भी होता है। तो जैसे वहाँ हीट ट्रांसफर होती है ऐसे यहाँ चार्ज का ट्रांसफरेंस होता है। अब क्या है इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट, पहले मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेनेवर अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्टेड बाय अनदर अनचार्ज बॉडी, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। बच्चों एक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, पोटेंशियल। जब भी आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ऐसे में चार्ज जो है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर होता है, मगर तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को टच कर दिया तो चार्ज बॉडी खुद खाली होकर अनचार्ज हो जाएगी और अपना सारा चार्ज उसको दे बैठेगी। नहीं, दोनों के बीच में चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी तरह के रेशियो में होगा, अभी आज की क्लास में आप जानेंगे। और इस तरह से वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इस प्रोपोर्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि फाइनली दोनों बॉडीज का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए। बच्चों पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में वैसे तो आप इस चैप्टर में आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ हमारे चैप्टर का आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो आगे पोटेंशियल में ही होगा, डिस्कशन में होगा। मगर एक बार मैं पोटेंशियल का आपको यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों पोटेंशियल जो है कंजर्वेटिव फील्ड में किसी पोजीशन का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपने अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आगे की चीजें हैं वैसे तो, मगर मैं आपको बता देता हूँ फील्ड की डायरेक्शन में, कंजर्वेटिव फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है और फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो ऐसे में अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका ग्राउंड फ्लोर का सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल होगा, देन पूरे फर्स्ट फ्लोर का उससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, फिर सेकेंड फ्लोर का उससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, थर्ड फ्लोर का उससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो हर एक फ्लोर एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुल मिला के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन है। अभी हमें पोटेंशियल में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे V = KQ/R, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जस्ट आपको नाम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है। अच्छा बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ये सारी कहानी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये दो वाटर टैंक है, जैसे पानी की टंकी होती है हमारे घर की छतों पे जो रखी होती है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने इनको रखा हुआ है। ये टंकी पानी से फुल भरी हुई है, ये टंकी बिल्कुल खाली पड़ी है। दोनों को बीच में हमने एक इंटर कनेक्शन किया हुआ है, एक पाइप जोड़ा हुआ और इस समय वाल्व बंद है, यानी इसमें पानी भरा हुआ है, ये टंकी खाली है। अब बस आप मुझे बता दो कि जैसे मैं इस वाल्व को ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, पानी फ्लो होगा नहीं होगा? जवाब है बिल्कुल होगा। वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा? फुल टैंक से एम्प्टी टैंक की तरफ। अच्छा फिर फाइनली क्या होगा? ये टैंक फुल भर जाएगा और ये टैंक खाली हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा नहीं? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाल्व ओपन करने पर फाइनल कंडीशन क्या होगी कि पानी इस टैंक में जाएगा एंड फाइनल कंडीशन में दोनों टैंक के अंदर वाटर का लेवल बिल्कुल सेम हो जाएगा। आइडेंटिकल टैंक्स अगर हमने लिए हैं तो दोनों में वाटर का लेवल जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा। बच्चों यही कॉन्सेप्ट होता है। पहले तो मैं अगर इसको यहाँ चार्जिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल के बताऊं तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि जब आप एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ऐसे में चार्ज फ्लोज फ्रॉम चार्ज कंडक्टर टू अनचार्ज कंडक्टर टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। वही बात हो रही है यहाँ पर, चार्ज वाटर के एनालॉगस आप मान लीजिए। तो ऐसे में वाटर आपका इस भरे हुए टैंक से खाली टैंक में तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। और बच्चों आगे की बात मैं भी आपको बताऊंगा, अभी तो मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं एक चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर का एग्जांपल ले रहा हूं। इसके एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर दोनों चार्ज होंगे तो भी ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर आप चार्ज के साथ अनचार्ज बॉडी की जगह दोनों चार्ज बॉडीज को कनेक्शन में लेकर आते हैं तब भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी तब तक चलता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो वो आगे की बात है। अभी तो हमने समझ लिया कि इस तरह से हम कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अनचार्ज बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। तो ये तो बच्चों एग्जाम्पल था समझने के लिए। अब क्वेश्चन से हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन स्पेयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो स्पेयर्स आपको दिख रहे हैं, इसकी रेडियस 2r है, इस वाले की रेडियस r है। इस पर चार्ज 12 कूलाम है और ये अनचार्ज स्पेयर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये स्विच अगर मैं बंद कर दूं,
स्विच बंद करने का मतलब क्या है कि दोनों को अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको बताना है कि फाइनली दोनों स्पेयर पे चार्जेस क्या होंगे। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, आप बस ध्यान से सुने सारी चीजें तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहला स्टेप 1, फाइंड टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम। टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम का मतलब स्विच ओपन है, अभी स्विच बंद करने के पहले जो चार्जेस हैं दोनों कंडक्टर्स के, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज निकाल लीजिए। तो बच्चों इस पर 12 कूलम का चार्ज है और ये अनचार्ज है, इस पर 0 चार्ज है, तो सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज कितना आ गया 12 कूलम। बच्चों हम सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज भी इसके बराबर ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज कंजर्व रहेगा तो सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज बराबर क्या रहेगा, सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज। अब आगे की बात इधर सुने बच्चों, जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, मान लीजिए दोनों बॉडीज को आप कांटेक्ट में ले आए, कनेक्ट कर दिया, आपने स्विच बंद किया, तो अब दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफरेंस तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज विल फ्लो टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम सेम, और फाइनल पोटेंशियल्स को मैं क्या नाम दे रहा हूं बच्चों, V1 डैश V2 डैश, और इसी को क्या बोल रहे हैं अपन Vc। ये आगे जाके आप कैपेसिटेंस नाम के चैप्टर में इस तरह की चीजें पढ़ेंगे भी सही। ये जो फाइनल पोटेंशियल होता है इसी को कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है क्योंकि ये दोनों का सेम पोटेंशियल होता है, इसलिए इसको Vc से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर देखा जाए तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2, जहां Q1 डैश Q2 डैश में किसको कह रहा हूं, फाइनल चार्जेस को, और Q1 Q2 में किसको कह रहा हूं, इनिशियल चार्जेस को। तो बच्चों एक फॉर्मूला आगे का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं छोटा सा, एक जब आप कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो वहां एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू CV। Q इज द चार्ज ओवर कंडक्टर, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल। तो बच्चों अगर मैं Q1 डैश के लिए Q बराबर CV लगाता हूं तो Q1 डैश बराबर क्या लिखूंगा, C1 VC, C1 V1 डैश लिख लो या तो, और V1 डैश बराबर VC है तो C1 VC लिख दिया। ऐसे Q2 डैश के लिए आप क्या लिखोगे, C2 V2 डैश, V2 डैश की जगह मैंने VC लिख दिया। और बच्चों क्योंकि V1 डैश V2 डैश बराबर है VC के, VC VC यहां से कट जाएगा, तो यहां से आप देख पाएंगे जो फाइनल चार्जेस होंगे बच्चों वो क्या होंगे, Q1 डैश बाय Q2 डैश, और इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा इनकी कैपेसिटेंस का रेशियो। यानी सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जब इस तरह से हम दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं, भले एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी हो, या अभी आप जानेंगे कि मान लीजिए दोनों चार्ज बॉडीज ही क्यों ना हो, तो जो कांटेक्ट के बाद, कनेक्शन के बाद उन पर जो फाइनल चार्जेस आते हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको आगे के लिए बताया, कैपेसिटेंस पे भी आप इस तरह की बात करेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि अगर दो कैपेसिटर्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो फाइनल चार्जेस जो उन पर आते हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। अभी बच्चों हमें कैपेसिटेंस में नहीं जाना है, हम अपने स्पेयर वाले प्रॉब्लम पर वापस आ जाते हैं। तो आगे की बात और सुने, क्योंकि किसी स्पेयर की कैपेसिटेंस C बराबर क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। या आगे का डिस्कशन का टॉपिक है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मगर अभी बता देता हूं बच्चों ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, इसी चैप्टर में आप आगे जानेंगे। और ये R जो है दैट इज द रेडियस ऑफ स्पेयर। मैं स्पेयर की कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं, तो बच्चों यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस नजर आ जाएगी। और अगर कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है तो जो फाइनल चार्जेस Q1 डैश Q2 डैश होंगे उनका रेशियो जो C1 बाय C2 था, उसी रेशियो को अपन आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, R1 बाय R2। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी पॉइंट हमारे सामने निकल के आ गया है कि इस तरह से कंडक्शन प्रोसेस में जो फाइनल चार्जेस आते हैं स्पेयर्स पे दे आर इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। Q1 डैश बाय Q2 डैश का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, R1 बाय R2। ये तो सारा प्रोसीजर आपको बताया था, मगर ये रिजल्ट हमें फाइनली यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बच्चों अब इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इस वाले क्वेश्चन में R1 बाय R2 का रेशियो क्या था, 2R अपॉन R, रेडियस 2R और R दे रखी थी, तो जो फाइनल चार्जेस होंगे दे विल बी इन द रेशियो 2:1। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। यानी कुल मिला के स्टेप 2 में आपको फाइनल चार्जेस का रेशियो पता लगाना है किससे, R1 बाय R2 से। और फाइनली स्टेप 3, थर्ड स्टेप में बच्चों अपन क्या करेंगे, जो सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज है, क्योंकि वही सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज भी होगा, तो आपने जो स्टेप 1 में Q सिस्टम निकाला है उसको रेडियस के रेशियो में बांट दीजिए। रेडियस के रेशियो में बांटेंगे तो Q1 डैश कितना आएगा बच्चों, 2/3 इंटू Q सिस्टम, यानी 2/3 इंटू 12, तो ये कितना निकल के आ गया, 8 कूलम के बराबर। और इसी तरह से Q2 डैश की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1/3 इंटू Q सिस्टम, यानी 1/3 इंटू 12, तो ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 4 कूलम। तो हमने फाइनली बता दिया है
कि जब आप उन दोनों स्पेयर्स का स्विच बीच का बंद कर देंगे तो जो फाइनल चार्जेस आएंगे, बड़े वाले स्पेयर पे फाइनली कितना चार्ज आएगा 8 कूलम और छोटे वाले पर 4 कूलम। ये दिखा भी दिया है बच्चों। फाइनल अपीयरेंस हमारे सामने इस तरह का होगा। 2r रेडियस वाले स्पेयर पर 8 कूलम का चार्ज होगा और r रेडियस वाले पर 4 कूलम का चार्ज होगा। और बच्चों सारा का सारा प्रोसीजर आप देख पाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस में है। इस पर पहले कितना चार्ज था 12 कूलम, अब कितना रह गया है इस पर 8 कूलम। इस पे 4 कूलम का चार्ज रिड्यूस कर गया है। वो 4 कूलम का चार्ज कहाँ गया है, वो अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि कितना चार्ज फ्लो करेगा वायर से, तो जवाब होगा 4 कूलम का चार्ज। कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, बड़े वाले स्पेयर से छोटे वाले स्पेयर की ओर। बच्चों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आगे जाके आप ये बात करेंगे भी सही कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी के लिए फ्लो करता है। तो जो आगे की चीज़ें हैं, हालांकि मगर थोड़ा सा बता देता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल अनचार्ज बॉडी से ज़्यादा होता है, इसीलिए चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अब आगे की बात, ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ 12 से 8 कूलम पे आके अब ये कंडीशन रुक गई है। अब ऐसा नहीं है कि इस पर फर्दर चार्ज और रिड्यूस कर जाए कि थोड़ी देर बाद इस पर 7 कूलम हो जाए और इधर 5 कूलम हो जाए, नहीं, ये फाइनल कंडीशन है। अब फर्दर चार्ज का ट्रांसफरेंस नहीं होगा। फर्दर चार्ज का ट्रांसफरेंस इसलिए रुक गया है बच्चों क्योंकि अब दोनों स्पेयर्स का पोटेंशियल बराबर हो चुका। आप चेक कर सकते हैं इस फाइनल कंडीशन में जो दोनों स्पेयर का पोटेंशियल होगा V1 डैश V2 डैश, जिसको कि मैंने कॉमन पोटेंशियल कहा था, आप दोनों से चेक कर सकते हैं। पहले स्पेयर से चाहे तो चेक कर लीजिए कि 8/2r और दूसरे स्पेयर से चाहे तो चेक कर लीजिए कि 4/r। आप देख पा रहे होंगे दोनों से पोटेंशियल सेम निकल के आ रहा है। तो फाइनली दोनों स्पेयर्स ने कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लिया है और अब फर्दर चार्ज का ट्रांसफरेंस यहां से रुक जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस तरह से एक वायर या कांटेक्ट करते हुए एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले इस स्पेयर पे 0 चार्ज था, अब आप इस पर 4 कूलम का चार्ज लेकर आ गए हैं, तो यही आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। और आपने देखा यहाँ से हमें चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई है। क्या प्रॉपर्टी थी कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज यहाँ चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बच्चों इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ। अभी अभी जो मैंने आपको स्टेप 2 में कैपेसिटेंस वाली बात बताई, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि ये सब क्या है, कैपेसिटेंस कहाँ से आ गई। बच्चों देखो आगे की चीज़ें हैं, अभी से थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे तो वहाँ जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाती है बात। वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि 2 स्पेयर्स को इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे, वहाँ स्पेयर को आइसोलेटेड स्पेयर एक कैपेसिटर के रूप में वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है। फिर बताया जाता है कि इस तरह के कनेक्शन करने पर फाइनल चार्जेस उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में होंगे। तो अपन ने कैपेसिटेंस वाली बात भी कर ली। अब मैं आपको एक और सिंपलर अप्रोच बता देता हूँ इस चैप्टर की, उससे भी आप ये चीज़ लेकर आ सकते हैं। भाई कोई भी स्पेयर का जो पोटेंशियल होता है, स्पेयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R। ये K एक कांस्टेंट होता है, Q इज द चार्ज ओवर द स्पेयर एंड R इज द रेडियस ऑफ स्पेयर। आप ये कह रहे हैं फाइनल कंडीशन में दोनों स्पेयर्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। चलो मैं फाइनल पोटेंशियल को V1 डैश V2 डैश कह देता हूँ। फाइनली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और वो सेम पोटेंशियल हमने V1 डैश V2 डैश बोल दिया है, जिसको अभी हम कॉमन पोटेंशियल भी कह रहे थे। अब बच्चों V1 डैश क्या लिखोगे आप, KQ1 डैश बाय R1। इस फॉर्मूले से फाइनल चार्ज Q1 डैश, तो KQ1 डैश बाय R1। ऐसे V2 डैश क्या लिखोगे, KQ2 डैश बाय R2, क्योंकि Q2 डैश दूसरे स्पेयर का फाइनल चार्ज है, Q1 डैश पहले स्पेयर का फाइनल चार्ज है। तो यहां से भी आप देख पाएंगे कि Q1 डैश बाय Q2 डैश का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस का रेशियो। बात वही है, Q1 डैश Q2 डैश का रेशियो रेडियस का रेशियो आना ही था, मगर हमने वहां पर कैपेसिटेंस वाली बात भी इंक्लूड कर ली ताकि आगे की बात भी खत्म हो गई कि हाँ फाइनल चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द टू बॉडी। पर अभी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। और अब बच्चों इसी की मदद से अगर आप ये सारे झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कि नहीं हमें ये सब डिवाइड करने में, रेशियो बांटने में दिक्कत आती, तो अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जो भी फाइनल चार्जेस होंगे स्पेयर्स पे वो आप डायरेक्टली इससे कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिएगा। बच्चों एक बार के लिए ऐसा करते हैं, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, ऐसे Q2 डैश Q1 डैश और ये बराबर इधर से मैंने क्या लिख दिया है R2/R1। और आप ऐसा करो दोनों तरफ +1 कर दो। +1 करने पर क्या होगा बच्चों, इधर से आप देख पाएंगे ये क्या बन गया, Q2 डैश प्लस Q1 डैश अपॉन Q1 डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ।
बच्चों क्योंकि बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 बराबर होता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज Q सिस्टम। तो यहां से अगर आप Q1 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 डैश क्या निकलता दिखेगा आपको, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप सीधे सीधे Q1 डैश निकाल सकते हैं। Q1 डैश बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम। और बच्चों इसी तरह से अगर यहीं से दोनों तरफ +1 करके सॉल्व करोगे ऐसे के ऐसे ही, तो आपको Q2 डैश का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, Q2 डैश बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम। यहां से भी आप देख पाएंगे वही Q1 डैश बाय Q2 डैश R1 बाय R2 के रेशियो में है, फॉर्मूला अपने सामने है Q1 डैश R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम एंड Q2 डैश R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम। आपको जो अप्रोच ईजी लगे उससे आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने हर तरह के फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे की बात करते हैं बच्चों। अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज कैसे आता है इसके बारे में बात करी थी। हमने कई सारे स्टेप्स वहां पर निकाल के देखे, बहुत ही उसका डिटेल डिस्कशन किया, कारण जाना। अब मैं आपको यही बात बता देता हूं, जैसे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कर रहे हैं ऐसे इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि अगर आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो भी उनके बीच में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब देखना बच्चों, इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहां पे नजर आ रही होगी। स्पेयर है, इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस क्या है r, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं ऐसे दिखा देता हूं, चलो +25 कूलाम का चार्ज है, इस पर -4 कूलाम का चार्ज है, ये हमने इस तरह से दिखा दिया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द वायर ऑन क्लोजिंग द स्विच। बच्चों प्रोसेस जो आपने पीछे इतना सब देखा, अब उसको मैं सरल शब्दों में बताता हूं कितना सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप 1 वही चीज यहां पे करनी है, सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज निकाल लीजिए। सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज क्या होगा, 25 - 4, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। 25 - 4 सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज कितना आ गया बच्चों, 21 कूलाम। स्टेप 2 हम ये जान चुके हैं कि अब जो फाइनल चार्जेस आते हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर। तो Q1 डैश बाय Q2 डैश का रेशियो क्या होगा, 2r अपॉन r, यानी वही 2:1। एंड स्टेप 3 जो फर्स्ट स्टेप में आपका चार्ज निकल के आया है सिस्टम का, उसको स्टेप 2 वाले रेशियो में बांट दीजिए, यानी 21 कूलाम को केवल 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो क्या होगा बच्चों, Q1 डैश बराबर 2/3 इंटू 21, यानी कि 14 कूलाम का चार्ज आ जाएगा पहले वाले स्पेयर पर फाइनली। एंड Q2 डैश की वैल्यू आप निकाल के देख सकते हैं 1/3 इंटू 21, यानी कि 7 कूलाम का चार्ज आ जाएगा दूसरे वाले स्पेयर पर फाइनली। तो मेरे हिसाब से ये 3 स्टेप भी बहुत छोटे से, बाकी स्टिल अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। Q1 डैश बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम। तो R1 की जगह 2r, नीचे 2r प्लस r इंटू Q सिस्टम करेंगे तो वही 14 कूलाम का Q1 डैश आपको यहां से मिल जाएगा। ऐसे Q2 डैश की बात करी जाए बच्चों तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम करेंगे, यहां से वही 7 कूलाम आपको मिल जाएगा। बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ये चीज और ये चीज एक ही तो बात लिखी हुई है, R कैंसिल आउट हो जाएगा तो यही तो चीज निकल के आ रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। Q सिस्टम इसमें भी निकालना पड़ेगा, उसमें भी निकालना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है फाइनल चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर। तो आप रेडियाई के रेशियो में उसको बांट दीजिए। चलो बच्चों फाइनली अब हमने क्या कहा कि इस पूरे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनली बड़े वाले स्फीयर पर 14 कूलाम का चार्ज हो जाएगा, और जो छोटा वाला स्फीयर था जिस पर पहले से एक -4 कूलाम का चार्ज था, फाइनली उस पर एक +7 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। बच्चों आपसे फाइनल चार्जेस नहीं पूछे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो। तो बच्चों इधर देखना कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इस वाले स्पेयर पर पहले से कितना चार्ज था, 25 कूलाम, अब कितना रह गया है 14 कूलाम, कितने से रिड्यूस कर गया है 25 - 14 यानी कि 11 कूलाम। तो इस स्पेयर का +11 कूलाम का चार्ज इससे चला गया है। कहां गया है आप देख पा रहे होंगे, +11 कूलाम का चार्ज छोटे वाले स्पेयर को ट्रांसफर कर दिया गया है। और वही बात है बच्चों, इसका मतलब यह हायर पोटेंशियल स्पेयर था, वो पहले वाला लोअर पोटेंशियल स्पेयर था। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो होता है, आगे आप इसके बारे में जान पाएंगे। तो इसीलिए चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल स्पेयर से लोअर पोटेंशियल स्पेयर पे ट्रांसफर हुआ। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कहने का मतलब ये है बच्चों, क्या इसका चार्ज 14 से और कम जा सकता है क्या, जवाब है नहीं,
ये फाइनल कंडीशन है, क्योंकि अब इस समय दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। आप चेक कर लीजिए, दोनों का पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा होगा, इधर से वही K14/2R और इधर वाले से वही K7/R। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि फाइनली इस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। तो बिल्कुल बेसिक से अप्रोच है बच्चों, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस, सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज निकालिए। सेकेंड स्टेप में चार्जेस जो होंगे फाइनली दे विल बी इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्पेयर, तो रेडियस का रेशियो पता कर लीजिए। थर्ड स्टेप में जो आपका स्टेप 1 का सिस्टम का टोटल चार्ज आया है उसको रेडियस के रेशियो में बांट दीजिए, वही आपके स्पेयर का फाइनल चार्ज होगा। और उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए, भले अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पूछे या फाइनल पोटेंशियल वगैरह कुछ भी पूछा जाए, इस तरह से आप उसको आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब आगे की बात करते हैं। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट। इन केस ऑफ आइडेंटिकल बॉडीज, और बच्चों यहाँ बॉडीज का जनरली मीनिंग स्पेयर ही होगा, अभी हम स्पेयर्स के ही कॉन्टैक्ट की बात कर रहे होंगे। तो आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब स्पेयर से, स्पेयर्स का मतलब यहाँ R1 = R2 है। बराबर रेडियस के दो स्पेयर को अगर हम आइडेंटिकल कह रहे हैं यहाँ, तो आगे की बात यह है कि द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम गेट्स इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जब भी आप आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो उन सभी बॉडीज के बीच में बराबर बराबर बढ़ जाता है। बच्चों इसके पीछे का कारण भी हम समझ पा रहे हैं। अभी अभी आपने क्या कहा था, फाइनल चार्जेस जो होते हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्पेयर। आइडेंटिकल स्पेयर्स के लिए रेडियस का रेशियो क्या होगा, 1:1। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्यू सिस्टम को 1:1 में बांट दीजिए। तो बच्चों 1:1 में बांटने का मतलब है क्यू सिस्टम को आधा आधा कर दीजिए। तो ऐसे में फाइनल चार्जेस जो आएंगे दोनों स्पेयर पर वो क्या आएंगे, Q1 Q2 बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, सिस्टम के टोटल इनिशियल चार्ज अपॉन 2 के बराबर, आधा आधा बढ़ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, आधी आधी वाली बात 2 स्पेयर के लिए कही जाती है। अब मान लीजिए 3 स्पेयर कॉन्टेक्ट में होंगे और तीनों आइडेंटिकल है, तो ऐसे में Q1 Q2 Q3 तीनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, Q सिस्टम बाय 3 के बराबर। सिस्टम का जो भी टोटल चार्ज है वो तीनों स्पेयर में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी हर एक के पास Q सिस्टम बाय 3 का चार्ज पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना है, Q सिस्टम बाय 2 केवल 2 स्पेयर के लिए है, 3 होंगे तो Q सिस्टम बाय 3, 4 स्पेयर होंगे तो Q सिस्टम बाय 4। जितने भी आइडेंटिकल बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगे उनके बीच में टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम यहाँ इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहां पर आपको 4 स्पेयर दिख रहे होंगे ABCD, इनके चार्जेस दिखा रखे हैं। A पर 20 कूलाम का चार्ज है, B पर भी 20 कूलाम का चार्ज है, C पर 5 कूलाम का चार्ज है, और D पर कोई चार्ज ही नहीं है, इस पर 0 कूलाम का चार्ज दिखा रखा है। बच्चों क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है ऑल द स्पेयर्स आर आइडेंटिकल, सभी स्पेयर्स आइडेंटिकल है। स्पेयर D को पहले कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं A के साथ, लिखा हुआ है स्पेयर D इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A, देन विद B, देन विद C, देन फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ऑल स्पेयर। कहने का मतलब ये है बच्चों, पहले इस D वाले स्पेयर को लाकर यहाँ A के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे, फिर यहाँ से D को B पर लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से C पर लेकर जाएंगे, और फिर आपको बताना है कि सभी स्पेयर्स पे फाइनली क्या क्या चार्जेस होंगे। बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लीजिएगा। पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है सभी स्पेयर आइडेंटिकल है, ABCD चारों के चारों स्पेयर आइडेंटिकल है। बहुत सिंपल अप्रोच है, जो फॉर्मूला बताया है उसी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, सबसे पहले A और D को कांटेक्ट में लेकर आए बच्चों। मान लीजिए A पर पहले से क्या चार्ज था, 20 कूलाम, D पर पहले से क्या चार्ज था, 0 कूलाम। सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया बच्चों, 20 + 0 यानी 20, एंड दिस चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द 2 स्पेयर, क्योंकि दोनों स्पेयर A और D आइडेंटिकल है। तो बच्चों 20/2 करेंगे तो यहां से A को कितना चार्ज मिल जाएगा, 10 कूलाम, और D को भी कितना चार्ज मिलेगा, 10 कूलाम। ये देखिए बच्चों, यहां से आप देख पा रहे होंगे A पर 10 कूलाम का चार्ज आ गया है और D पर भी कितना चार्ज आ गया है, 10 कूलाम। यानी यहां से D ने A का 10 कूलाम का चार्ज अपने पास ले लिया है। फिर हमने क्या कहा कि अब इस D वाले स्पेयर को हम ले जाकर B वाले स्पेयर से टच कर रहे हैं। बच्चों B वाले स्पेयर पर पहले से 20 कूलाम का चार्ज था और D वाला ऊपर से 10 कूलाम का चार्ज लेकर आ चुका है। अब सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज कितना होगा, 20 + 10 यानी कि 30, एंड दिस चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द 2 स्पेयर्स। तो 30/2 करेंगे तो बच्चों कितना कितना चार्ज आएगा, 15 कूलाम चार्ज दोनों के पास आ जाएगा। यानी यहां से हमने देखा B के पास 15 कूलाम का चार्ज आ जाएगा और यहां से D के पास भी 15 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। यहां से आप देखेंगे तो D ने इसका 5 कूलाम चार्ज और ले लिया है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि इसके बाद हमने डी को सी से टच किया। बच्चों सी पर पहले से कितना चार्ज था 5 कूलाम। ये ऊपर से डी कितना चार्ज लेकर आया है 15 कूलाम का चार्ज लेकर आया है। सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया 5 + 15 यानी कि 20 एंड 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी यहां से दोनों को 10 कूलाम का चार्ज मिल गया है। इनफैक्ट बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर डी ने अपना चार्ज सी को दिया है। चलो डी ने सी को चार्ज दिया या लिया उससे मतलब नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहां हमसे पूछा था कि फाइनल चार्जेस बताइए कि सभी स्पेयर्स पर फाइनली क्या चार्जेस होंगे। तो बच्चों फाइनली हम देख पा रहे हैं ए पर यहां से 10 कूलाम का चार्ज आ गया है, फाइनली बी वाले पर 15 कूलाम का चार्ज आ गया है एंड फाइनली सी और डी पर 10 कूलाम का चार्ज यहां निकल के आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच था बच्चों। आइडेंटिकल स्पेयर्स के बीच में चार्ज कैसे बढ़ता है इसका हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम जब कूलम फोर्स के बारे में जानेंगे वहां पर भी कई न्यूमेरिकल्स इस तरह के होते हैं जहां स्पेयर्स को टच करके फिर उसके बाद की फोर्स निकलवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आइडेंटिकल स्पेयर्स होंगे तो सिस्टम के टोटल चार्ज को वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे, और अगर नॉन आइडेंटिकल स्पेयर्स होंगे तो सिस्टम के टोटल चार्ज को वो अपनी कैपेसिटेंस के रेशियो में या फिर रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ये बात आज की क्लास में हम जान चुके हैं बच्चों। तो ये जो आज जो हमने डिस्कशन किया ये सब था अबाउट चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो बाकी चीज़ें आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।